नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश सत्ता का फाइनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में सियासी पारा जैसे जैसे चढ़ रहा है वैसे वैसे नेताओं की भाषा और बॉडी लैंग्वेज बदलती जा रही है। विधायकों की बगावत के बाद प्रदेश में सियासी समीकरण बदले थे और अब दागी बागी और गद्दार से होते हुए चुनाव मतदान के एक सप्ताह पहले फिर नया रंग दिखा रहा है। अब निशाने पर सरकारी कर्मचारी हैं और निशाना लगा रहे हैं वो नेता जो सत्ता के सूत्रधार हैं या रह चुके हैं। बीच प्रचार में कई अफसरों की बलि चढ़ चुकी है। विपक्ष लगातार सरकारी अमले को निशाना बना रहा है और सत्ता पक्ष उनके पक्ष में खड़ा है। अब सबको 10 नवंबर का इंतजार है। आज सत्ता के फाइनल में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख से ठीक पहले एमपी में सरकारी कर्मचारियों को लेकर सियासत गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर कर्मचारियों को धमकाने के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से इस मामले पर संज्ञान लेने की अपील की है। सीएम शिवराज ने कहा है कि आचार संहिता के दौरान कर्मचारियों को धमकाना आचार संहिता का उल्लंघन है, लिहाजा चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि उपचुनाव में अपनी संभावित हार को देखते हुए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बौखला गए हैं। यही वजह है कि कर्मचारियों को धमकाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों नेता सरकारी कर्मचारियों का अपमान कर रहे हैं। अपनी संभावित पराजय से बौखलाकर कांग्रेस के नेता श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी आजकल कर्मचारियों अधिकारियों को धमका रहे हैं। रोज धमकी दी जा रही है, हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे, हम निपटा देंगे। आखिर उनका भी आत्मसम्मान होता है, उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। धमकाना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए मैं माननीय चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं, वो स्वतः संज्ञान ले और धमकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। सीएम शिवराज ने आरोप इसलिए लगाया है क्योंकि इससे पहले कमलनाथ ने अपने एक बयान में आरोप लगाते हुए कहा था कि हमारा चुनाव भाजपा के साथ ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों से भी है जो भाजपा की मदद कर रहे हैं। 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी, यह सभी अधिकारी ध्यान रखें। पुलिस प्रशासन जो उनकी मदद कर रही है, जो और एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अफसर वर्ग उनकी मदद कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, आज पत्र लिखा है कि ये निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये छोटे छोटे शासकीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे हैं, तुम जाके ये करो। और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। कमलनाथ के इस बयान के बाद दिग्विजय सिंह ने भी सरकारी अधिकारियों को चेतावनी दी है। मंगलवार को दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से शिकायत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी और तत्व समझ लें जो नियम विरुद्ध भाजपा का साथ दे रहे हैं। हम सत्ता में रहें या न रहें, वैसे तो हम रहेंगे, लेकिन हमें ऐसे तत्वों से निपटना अच्छे से आता है। पुलिस थानेदारों पर जहाँ जहाँ शिकायतें आई हैं उन पर हम नज़र रख रहे हैं और उन्हें चेतावनी भी देते हैं कि यदि कोई इस प्रकार के हरकत से पकड़ा गया तो हम कांग्रेस जन सरकार में रहे ना रहे, वैसे सरकार में हम आने वाले हैं, लेकिन फिर भी ऐसे तत्वों से निपटना हम लोग जानते हैं, इसलिए उन्हें भी हम सचेत कर देना चाहते हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के इन धमकी भरे बयानों पर ही सीएम शिवराज ने पलटवार किया है, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खुद दोनों नेताओं की शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंचे। पहले दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से शिकायत की, फिर वीडी शर्मा शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंच गए। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं की गंभीर शिकायतें निर्वाचन आयोग से की हैं। इस दौरान वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं कर रही, जो दुर्भाग्यजनक है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार अधिकारियों कर्मचारियों को धमकाने का काम किया और कहा
कि 10 के बाद देख लेंगे ये आचार संहिता का उल्लंघन है और आपराधिक प्रकरण है। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को कई गंभीर शिकायतें जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाने का जो प्रयास किया है और अन्य कई मुद्दों पर हमने उनको भी शिकायत दर्ज कराई है और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से हमने मांग की है कि इस प्रकार के नेताओं के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। 10 नवंबर के बाद 11 नवंबर भी आती है। कमलनाथ के इस बयान को सीधे तौर पर चुनाव के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव की 28 सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान होना है, जबकि 10 नवंबर को चुनाव नतीजे सामने आएंगे। कमलनाथ ने अपने बयान में कहा था कि कर्मचारी ये ध्यान रखें कि 10 नवंबर के बाद 11 नवंबर भी आती है। आपको बता दें, इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से इसी तरह के आरोप लगाए गए थे, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिली और उसने प्रदेश में सरकार बनाई थी। और अब उपचुनाव के पहले सरकारी कर्मचारियों को लेकर सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। और इस विषय पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, सबसे पहले आपके पास कि पहले हमने देखा था 2018 के चुनाव में कि 12 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर भी आएगी। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कहते थे, उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल थे जो बीजेपी में है, कमलनाथ भी थे, दिग्विजय सिंह भी थे और भी तमाम सारे नेता। अब बात कही जा रही है कि 10 नवंबर के बाद 11 नवंबर भी आएगी। और जिस प्रकार के हमने बयान सुने, अभी हमने कमलनाथ के भी या दिग्विजय सिंह के भी कि ठीक है, हम वैसे तो सरकार में आ रहे हैं और नहीं भी आए तो ऐसे तत्वों से निपटना हम जानते हैं। तो ये जो जिस प्रकार के शब्दावली सरकारी अफसरों के लिए यूज की जा रही कर्मचारियों के लिए, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि वाकई में क्या ये कर्मचारी चुनाव प्रभावित कर रहे हैं या नेता इन कर्मचारियों को प्रभावित करने में जुटे हैं ताकि चुनाव में अपने हिसाब से उनसे काम ले सकें? देखिए मनोज जी, ये कमलनाथ और कांग्रेस का एक टोटका है। जिस तरीके से पैकेज में भी बताया गया कि 2018 के चुनाव के दौरान भी ऐसी ही धमकियां दी जा रही थी अफसरशाही को, जो चुनाव के काम में लगी हुई है, पूरी जिले नीचे तक की ब्यूरोक्रेसी को, सबको ये समझाया जा रहा था, चाहे पुलिस वाले हों चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, कि 12 तारीख के बाद 13 तारीख भी आती है, आप यदि गड़बड़ करेंगे तो फिर हम आपको ठीक कर देंगे। जब कमलनाथ उसमें खुलकर कहते थे ब्यूरोक्रेसी के लिए। बिल्कुल। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जब चुनाव नतीजे आए तो संयोग से कहें कांग्रेस को कुछ ज़्यादा सीटें मिल गई और सरकार में आ गई। अब लगभग उपचुनाव लगभग उसी परिस्थितियों में हो रहे हैं और फिर वही दांव कांग्रेस चलना चाह रही है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लगता है कि मध्य प्रदेश में यदि 15 साल लगातार सरकार रही है तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का जो योगदान होगा वो होगा ही, लेकिन इसके साथ वो उनको ये लगता है कि सरकार मतलब प्रशासनिक तंत्र कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल की मदद करता है। हो सकता है प्रशासनिक तंत्र मदद करता रहा हो। जब दिग्विजय सिंह का 10 साल का राज था तो उस समय दिग्विजय सिंह कहते ही थे कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। तो शायद दिग्विजय सिंह के पास अपना पुराना अनुभव होगा कि किस तरीके से प्रशासनिक मशीनरी को मैनेजमेंट में उपयोग किया जा सकता है। तो चूंकि वो अनुभवी नेता हैं पुराने, तो उनको सारी चीज़ों की समझ, इसलिए उस मामले को लीड भी कर रहे हैं। और लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में मनोज जी ये देखने वाली बात है कि ब्यूरोक्रेसी कहें या प्रशासनिक अफसर कहें या चाहे पुलिस के अफसर कहें, उनके खिलाफ जिस तरीके की शिकायतें अभी की जा रही, क्योंकि अभी चुनाव वोटिंग नहीं हो रही है, ये यदि कुछ गड़बड़ करेंगे तो चूंकि वोटर लिस्ट तो पहले ही बन चुकी है चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले, ये यदि कुछ गड़बड़ कर भी सकते हैं तो ईवीएम में जब वोटिंग होगी उस समय कर सकते हैं। अभी से उन पर दबाव बनाने की क्या जरूरत है? हाँ, अभी से उन पर दबाव बनाने की क्या जरूरत है? इस स्वाभाविक तौर पर ये माइंड गेम है कांग्रेस का, एक जनता तक ये संदेश पहुंचाने का भी खेल है इसके जरिए कि जो मतदाता है उनको भी लगे यार कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी गड़बड़ करती है, तो इसलिए वो विपक्ष की तरफ उनकी कुछ सिंपैथी वोटिंग हो। ये कुछ ऐसा इसमें हो सकता है कि कांग्रेस ये गेम फिर से खेलने की कोशिश कर रही हो। लेकिन केवल कांग्रेस ही नहीं, लोकसभा जो चुनाव हुए थे पिछले, उसमें शिवराज सिंह चौहान भी ये कहते हुए सुनाई दिए थे कि ब्यूरो अफसरशाही, जो छिंदवाड़ा कलेक्टर को भी इंगित करके कहा था वहाँ पे कि हम बाद में देख लेंगे, ज़्यादा दिन की सरकार मंच से ही चुनौती दी थी जी। लेकिन इस मनोज जी, हम यदि थोड़ा सा इससे हटके दूसरे नज़रिए से देखें कि 2018 में जब दिसंबर के में चुनाव हुए थे, कमलनाथ
धमकी दे रहे थे ब्यूरोक्रेसी को कि सरकार आएगी हम देख लेंगे, पूरे के पूरे वल्लभ भवन का जो निजाम है वो भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन जब वो ऐसे ही मुख्यमंत्री बने तो उनके जो प्रमुख सचिव थे वो वही थे जो शिवराज सिंह चौहान के प्रमुख सचिव थे। तमाम ब्यूरोक्रेसी जो उनके साथ काम कर रही थी कंधे से कंधा मिलाकर, जिसकी बाद में उन्होंने तारीफ भी की। यहाँ तक कि जो चीफ सेक्रेटरी जो थे शिवराज सिंह चौहान ने जिनको चीफ सेक्रेटरी बनाया था, उन्हें तो कमलनाथ के ऐसे कसीदे पढ़े थे कि सुनने वाले आश्चर्य में पड़ गए कि इतना परिवर्तन कैसे हो गया 24 घंटे में। तो ऐसी जो तमाम परिस्थितियाँ, क्योंकि अफसरशाही किसी की नहीं होती, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। प्रशासन सरकारी तंत्र होता है, वो अपने नियम कायदे से चलता है। सरकार जिसकी भी होगी उसके निर्देश मानेगा, क्योंकि नीति बनाने वाले तो ही चुनकर पहुंचते हैं। तो जो नीति बनाने वाले उनकी बात मानेगा, नीतिगत बातें मानेगा। लेकिन जब चुनाव चल रहे हैं, उनका कंट्रोल चुनाव आयोग के हाथ में, तो जो चुनाव आयोग निर्देश देगा वो उस निर्देश को फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। तो एक तरीके से केवल दबाव बनाना, मतदाताओं पर एक मानसिक प्रभाव छोड़ना, सिंपैथी अर्जित करना, ये पूरा का पूरा खेल मुझे लगता है ये वो खेल है। और भारतीय जनता पार्टी को समझ में भी आ गया है कि अनर्गल दबाव बनाया जा रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस पर बोल रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव के दफ्तर तक जाकर शिकायत दर्ज करानी पड़ रही है। तो स्वाभाविक तौर पर एक जो काट और प्रतिकाट का मामला है वो पूरा चल रहा है। ब्रजेश जी, जो प्रभु जी ने कहा कि निश्चित तौर पर काट प्रतिकाट की बात है, ब्यूरोक्रेसी को वैसे भी ना तो उसको जवाहर भवन के प्रति आस्था होना चाहिए, ना इंदिरा भवन के, ना दीनदयाल भवन के, वल्लभ भवन के प्रति आस्था होना चाहिए। लेकिन कई मौक़ों पर हम देखते हैं कि व्यक्तिगत आस्थाएं भी निकल कर आती है। लेकिन ऐसे मौके पर जब चुनाव आयोग है, आप जब चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं तो एक बार शिकायत कीजिए और चुनाव आयोग पर सब छोड़ दीजिए। लेकिन आप जब चुनाव आयोग के बाहर निकलते हैं या अंदर जाते हैं, उसके पहले आप खुद डिसीजन करने लगते हैं कि फलाने अधिकारी ठीक नहीं कर रहे हैं, हम उनको देख लेंगे, हम उनको समझ लेंगे। हमने भी देखा कि अशोकनगर के एसपी कलेक्टर भी बदल दिए गए, दतिया के एसपी भी बदल दिए गए। और जो प्रभु जी भी कह रहे थे कि वोटर लिस्ट बन गई है, तो क्या इतने बड़े अफसर चुनाव को प्रभावित कर पाएंगे? और दूसरा, जब पूरे एक सोशल मीडिया के ज़माने में कि आप बंद कमरे में जो कुछ करते हैं वो पब्लिक में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप किसी को धमकाते हैं या प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं, तो यही ब्यूरोक्रेट हम देखते हैं जब राजनीति में जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो अगर ये इतने अक्लमंद है या इतने पावरफुल होते हैं कि प्रभावित कर पाएँ, तो उनकी जगह ये अफसरों की जी हजूरी क्यों करते हैं? तो खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। निश्चित तौर पर मनोज जी कि यदि ब्यूरोक्रेसी ऐसा कर सकती तो कर लेती। हालांकि जो चुनाव में पहले भी आरोप लगते रहे हैं ब्यूरोक्रेसी पे, जैसे पटेरिया जी ने बताया कि दिग्विजय सिंह कहते थे कि मैनेजमेंट से चुनाव जीते जाते हैं, और जब विपक्ष में भाजपा थी तब भी ब्यूरोक्रेसी पे आरोप लगाते थे। लालू यादव को भी उदाहरण देते थे कि सड़क बिजली पानी से चुनाव जीते जाते, तो लालू यादव इतने साल मुख्यमंत्री नहीं रहते। तो आरोप जब विपक्ष में रहते हैं तो आरोप लगाते हैं, और सत्ता पक्ष में आ जाते हैं तो बचाव करते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता होगा, जैसे कि इस तरह का आरोप अभी लगाए हैं। जो शिकायत की है कांग्रेस ने, हम यदि उसको देखना चाहें तो शिकायत में कहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस, मतलब यदि आपको लगे कि फला आदमी ऐसा कार्रवाई कर रहा है, इंडिविजुअल कोई व्यक्ति विशेष है शिकायत, तो उसमें चुनाव आयोग संज्ञान लेता और कार्रवाई भी करता। हमने पहले भी देखा है, यदि कोई अधिकारी इस टाइप का आपको दिखेगा, चुनाव आयोग की नज़र में आएगा कि हाँ इससे पक्षपात की उम्मीद है या पक्षपात दिख रहा है, तो तत्काल कार्रवाई की है और अभी भी कर रहा है आयोग। हालांकि आयोग को भले ही आप कहो कि दंतविहीन शहर है, लेकिन वो इसके बावजूद भी आप चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव कराता है। कई जगह हो सकते हैं कि अधिकारियों का मत वो होता हो, किसी एक दल से होता हो, लेकिन इसके बावजूद भी कभी भी कोई अधिकारी सीधे सीधे किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में काम करता नज़र नहीं आता है। यदि ऐसा होता तो चुनाव वाकई में प्रभावित होते। और अब इलेक्ट्रॉनिक के मतदान का ज़माना है अब तो, और आपने देखा होगा कि पहले जरूर जो होता था, जब लालू टाइम के ज़माने की आप बात कर रहे हो, और मध्य प्रदेश में भी जब वोटिंग बैलेट से होती थी तो मतदान प्रभावित करता था अधिकारी कर्मचारी। हो सकता है राजनीतिक दलों की अभी भी मानसिकता वैसी रही हो कि पहले तो बंदूक की नोक पे और उस पर मतदान करा लिए जाते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मतदान जब से हुआ है, वोटिंग मशीन से हुआ है, तो इसमें लगता नहीं है कि अधिकारी कर्मचारी कुछ प्रभाव कर सके। इसलिए आज के आपने शिकायत देखी होगी दिग्विजय सिंह जी की, तो उनने पोस्ट बैलेट जो हैं आपके मतदाता पोस्टल बैलेट हैं, उन पे उन्होंने कहा है कि वो निरस्त करें और डबल से कराएंगे। उसमें यदि हो सकता है थोड़ा बहुत विचारधारा के हिसाब से या थोड़ी गड़बड़ी हो जाती हो। हालांकि ऐसे आरोप पहले भी लगते रहे हैं और अभी भी लग रहे हैं, कभी इनकी पुष्टि नहीं हुई है कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई हो। आपने देखा हो चुनाव हो जाते हैं, इसके बाद मतदान पेटियों की रक्षा की जाती है, राजनीतिक दल से जो भी विपक्ष में होता है वो करता है, लेकिन अब कभी आज तक ऐसा पूरे देश में कहीं भी ऐसा नहीं आया कि मतदान की पेटियां बदली गई हों। चुनाव आयोग ने पहले भी कहा है कि आप चाहो तो ऐसा
इसमें गड़बड़ी कुछ कर सकते हो। ओपन खुला चैलेंज दिया था उन्होंने तो कि आप आइए अपने एक्सपर्ट के साथ। ओपन चैलेंज दिया और इसके बाद भी कोई नहीं कर पाया, सारे राजनीतिक दल पर। लेकिन इसके बावजूद भी आरोप लगाते हैं कि आपने मशीनों में गड़बड़ी है और एक ही पार्टी को, अभी जब मतदान होंगे तब आप देखना कई जगह ऐसे मतदान रोक दिए जाएंगे कि भाई एक ही बटन दबाने से वो कमल पे ही जा रहा है या पंजे पे ही जा रहा है या फला उस पे ही जा रहा है, निशान पे ही वोट पड़ रहे हैं। तो ऐसे आरोप लगते हैं। लेकिन इसके बाद हमने देखा है जांच होती है, मशीनें भी चेंज होती हैं, लेकिन ऐसा कहीं आया नहीं है आज तक भी सामने कि किसी एक ही दल के कहीं भी बटन दबाने से एक ही दल को जा रहा हो मतदान। तो ये सब आरोप प्रत्यारोप, जैसे पटेरिया जी ने कहा, सही है, वो मनोवैज्ञानिक रूप से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उस दिशा में ये कदम रहता है राजनीतिक दलों का। और अधिकारियों को एक संदेश देने की यदि थोड़ी बहुत भी वो गुंजाइश करें या मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करें तो उस पर वो रोक लगा लें या रुक जाएं उसमें, कि ऐसे करने से बाद में यदि ये सरकार में आएंगे तो संकट खड़ा हो जाएगा। यही एक वजह हो सकती है इसकी। प्रभु जी, जैसा आपने भी कहा कि जो कोर मंडल के सदस्य रहते हैं, अफसर रहते हैं, कि हमने शिवराज सरकार में भी देखे 2018 में वही अफसर कमलनाथ के साथ नजर आए और अब वापस जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने तो उनके साथ नजर आ रहे हैं। जब सरकारें बदलती, हमने देखा कमलनाथ के समय भी थोक के भाव ट्रांसफ़र हुए, इस सरकार में हुए। तो जब सारे अधिकारी अब बदल दे रहे हैं, उन्हीं अफसरों से, उन्हीं कर्मचारियों से आपको काम लेना है, क्योंकि एक आईपीएस को आप किसी पोस्ट ऑफिस में तो नौकरी पे भेज नहीं देंगे, या किसी एक आईएएस अफसर को आप किसी थाना प्रभारी नहीं बना सकते हैं। वो रहेगा आईएएस, उसकी पोस्टिंग आप हो सकता है कि मंदसौर से हटा के नीमच में कर दें, टीकमगढ़ से उठा के छतरपुर में करते हैं। तो उसी अफसर सही जिससे कि आपको सरकार बनने के बाद काम लेना है। मान लीजिए आप कांग्रेस जैसा दावा कर रही है, भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं वो कमलनाथ को कि सरकार बन जाती है, तो इन्हीं अफसरों से आपको काम लेना है। ठीक है, आप जिला बदल सकते हैं, कुछ एक को आप लूप लाइन में भेज सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अफसरों को आपको पोस्टिंग जिलों में करना पड़ेगी। इसके बाद भी उसी ब्यूरोक्रेसी पर आप निशाना बनाते हैं, उसी पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। मुंगावली में हमने देखा था उपचुनाव में 44 शिकायतें हुई थी, 28 कांग्रेस ने की थी, 14 बीजेपी ने और तमाम अन्य। तो केवल शिकायतों से आपको लगता है कि चुनाव जीता जा सकता है, और खासतौर से जबकि चुनाव आयोग अपनी तरफ से निष्पक्ष रूप से निर्णय ले रहा है। कलेक्टर एसपी हटाए जा रहे हैं, छोटे मोटे ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे भी उनकी नज़र है। अभी हमने देखा था डिप्टी कलेक्टरों को ट्रांसफ़र भी उनकी गाज गिरी, इसके बाद वो निर्देश वापस हुए। इसके बाद भी विपक्ष पार्टी बन रहा है और सत्तारूढ़ पक्ष भी पार्टी बन रहा है, एक पक्ष में बन रहा है, एक विपक्ष में। तो कर्मचारियों के सामने तो एक धर्म संकट हो ही गया है। देखिए मनोज जी, हम पिछले चुनाव की भी बात कर रहे थे। 2018 के चुनाव के दौरान ये सुनाई में आया था कि कांग्रेस कार्यालय में एक कंट्रोल रूम बना था जिस दिन मतगणना हो रही थी जी, और कमलनाथ से लेके दिग्विजय सिंह और खुद उस समय जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तमाम लोग बैठकर कलेक्टरों को फोन लगा रहे थे जी कि परिणाम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। देर रात तक, मतलब वो लगभग 24 घंटे कंट्रोल रूम उनका चालू रहा था, क्योंकि कुछ सीटों पे परिणाम अगले दिन तक आए थे। बिल्कुल। तो इस तरीके से ये केवल दबाव बनाने का एक खेल है। चूंकि ईवीएम को तो आप बदल नहीं सकते, ईवीएम टेम्परिंग नहीं हो सकती, ये प्रूव हो चुका है। जिस तरीके से हम अभी भी बात कर रहे थे कि चुनाव आयोग ने चैलेंज दिया था कि कोई भी आए ईवीएम टेम्पर करके बता दे। अब ईवीएम यदि रखी है तो उसके सामने आप गश्त करने बैठ जाते हैं, वो भी ठीक है क्योंकि ईवीएम ना बदले, वो भी वहाँ भी सही है। तो उसके बाद क्या गड़बड़ कर सकता है कोई अधिकारी कर्मचारी, क्योंकि मशीन है, बिल्कुल वो मशीन है, मशीन में तो जो दर्ज है वही वो उगलेगी, जो दर्ज नहीं है वो तो बता नहीं सकती कि भाई यदि मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं तो लालू यादव की पार्टी को तो वोट नहीं निकलेगा ना, सवाल ही निकले तो यही की पार्टी को निकलेगा जो लोगों ने जिस भी बटन को दबाया होगा। तो जब ऐसा ईवीएम का एकदम फुल प्रूफ सिस्टम है तो उसको लेकर चुनौती क्यों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक हमारे मन का एक बात होती है कि हम जब यदि हार गए तो हम खुद गलत नहीं है, हम दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। तो राजनीतिक दलों के लिए दोषारोपण का सबसे बड़ा जरिया है वो है ईवीएम, कि उन्होंने कहा कि ईवीएम हराती है, ईवीएम के कारण हम हार गए। जीत गए तो ईवीएम के कारण जीत गए, ये कोई नहीं कहता है। उसी तरीके से अधिकारी कर्मचारी को उन्होंने कहा कि चूंकि वही चुनाव मैनेज करते हैं, चुनाव की पूरी कमान उनके हाथ में होती है, तो उन पर दबाव बनाने की एक कोशिश होती है। ये जरूर है कि कुछ अधिकारी किसी ना किसी के रिश्तेदार हो सकते हैं, किसी पार्टी से जुड़े किसी नेता के, उनको हटा दिया जाए, बिल्कुल हटाया जाना चाहिए। चुनाव आयोग के जो नीति निर्देश हैं वो तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा है 3 साल से ज़्यादा वाले अधिकारी नहीं रहेंगे। अब मान लीजिए अनूपपुर में चुनाव हो रहा है और कहीं जो इधर ग्वालियर चंबल अंचल के किसी नेता का कोई बहुत दूर का करीबी वहाँ पर पदस्थ है, तो उसको भी हटा दिया जाता है कि भाई वो जो है उसका रिश्तेदार है, वो भी जायज़ है। लेकिन केवल आरोप लगा देना और केवल दबाव बनाना, झूठी शिकायतें करना, इसका हल क्या निकलता है। हम यदि पिछले चुनावों की देखें कि जितनी शिकायतें होती हैं अफसरशाही के खिलाफ, उसमें से एक भी प्रूव हुई है क्या? कोई भी शिकायत
प्रूफ नहीं होती, क्योंकि वो ऐसी शिकायतें सब झूठी होती, केवल दबाव बनाने के लिए। कार्यकर्ता आकर कहते हैं कि वो थानेदार हमको प्रचार करने से रोक रहा है क्योंकि आप 10 बजे के बाद चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप एक शिकायत दर्ज करा देते हैं कि हमको रोक रहा है, भले वो आप समय सीमा के बाद प्रचार करने की कोशिश कर रहे हो तो उसको लेकर रोकने की कोशिश उसने की, वो बाद में सुनवाई में आता है, लेकिन पहले शिकायत होती है तो चीज़ें ज़्यादा उगल कर सामने आती हैं कि भाई ये शिकायत की गई, इतनी शिकायतें इनके सामने की गई हैं। लेकिन अफसरशाही या प्रशासनिक तंत्र को सोचना चाहिए कि हर चुनाव में जब वो निशाने पर रहते हैं तो वो क्यों सुनते हैं। उनके अपने संगठन हैं, उनका अपना तरीका है एक अपनी बात को रखने का, वो अपने तरीके से अपने संगठनों के जरिए या चुनाव आयोग को लिख कर देकर ये क्यों नहीं कहते कि ये राजनीतिक दल हम पर अनर्गल दबाव बनाने के लिए झूठी शिकायतें करते हैं। बड़ी यदि बात उनकी कही शिकायत झूठ पाई गई तो उस राजनीतिक दल के नेता पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और मनोज जी, ये चुनाव आयोग का यदि हम मध्य प्रदेश के इन चुनाव के संदर्भ में देखें तो चुनाव आयोग कितनी पारदर्शिता से और समान व्यवहार करता है सभी राजनीतिक दलों के साथ, कि कमलनाथ ने एक आइटम वाला मामला कहा था तो कमलनाथ को, भाजपा की शिकायत पर कमलनाथ को नोटिस दिया गया, बिल्कुल उनको चेतावनी दी गई कि आगे ऐसी बात न करें। उसी बात को उसी लहजे में बगैर नाम लिए हुए इमरती देवी ने कहा, कांग्रेस ने उसकी शिकायत की, इमरती देवी को भी नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। तो जब चुनाव आयोग इतनी पारदर्शिता से काम कर रहा है कि उसके लिए सब बराबर है, ना दाहिना हाथ उसके लिए अलग है ना बाएं हाथ उसके लिए अलग है, बिल्कुल तमाम चाहे छोटी सी दल हो, कोई गैर मान्यता प्राप्त दल का नेता भी शिकायत करता है तो आयोग उसको भी संज्ञान में लेता है। और चूंकि आयोग में वही अधिकारी लोग पहुंचते हैं जो प्रशासनिक तंत्र के हैं और अंततः आपको काम भी उन्हीं से लेना है। निश्चित यदि तौर पर। सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की तो वही अधिकारी हैं, कांग्रेस की बन जाएगी तो भी वही अधिकारी, काम उन्हीं से लेना, तो उन्हीं पर निशाना साध कर आपको मिलता क्या है। जी ये राजनीतिक दलों को जी। सोचना चाहिए। और मनोज जी, एक चीज और बता जी, देता हूँ बिल्कुल। यहाँ पे कि जब पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी बनी, उसके पहले एक राजगढ़ में एक हुआ था आंदोलन, उस दौरान में भाजपा के एक नेता की गिरफ्तार पकड़ लिया था कलेक्टर ने, तत्कालीन तमाचा कलेक्टर, मार दिया था। कलेक्टर को शिवराज सिंह चौहान ने आते ही साथ हटा दिया था, पहले दिन ही उस कलेक्टर को वहां से हटाकर मंत्रालय पोस्ट कर दिया। कुछ दिन बाद फिर उनको कलेक्टरी आपको देनी पड़ी अच्छी पोस्टिंग, क्योंकि आपको तो उनसे वही काम लेना है जिस काम के लिए वो बने हैं। तो आप जब उनसे आपको वही काम लेना है, आज हम उन पर सजा दे रहे हैं, हटा रहे हैं और कल आप उनको तारीफ कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक जायज है। नेताओं को इस बात में सोचना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी ना उनकी है ना हमारी है, ब्यूरोक्रेसी प्रशासन की, और अभी जब चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव आयोग की है। और वैसे भी प्रशासन तंत्र यदि मनोज जी जिता सकता है तो लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस की सरकार थी मध्य मैं प्रदेश बिल्कुल में, यही एक सवाल करने वाला था हम्म। कि एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी जो ये दावा करती है कि उनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी इस देश में कंप्यूटर क्रांति लाए, पिछले लोकसभा चुनाव में सेम पित्रोदा जो कि टेक्नोक्रेट है, दुनिया के जाने माने, वो उनके एडवाइजर होते हैं और वो पार्टी कहती है ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम में परिणाम में छेड़छाड़ की जा सकती है। तो इसको भी किस नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि जब आप कंप्यूटर क्रांति ले आए तो आपको इतना भी पता होगा कि ईवीएम किसी डिवाइस ईवीएम से किसी चुनाव तार तो से उसी जुड़ी सरकार के नहीं, जमाने में शुरू उसी हुए। सरकार ने शुरू की है। और जब सरकारें परिणाम बदल सकती थी तो 10 साल पुरानी आपकी सरकार जाती नहीं और किसी एक दल की बहुमत की सरकार 3 दशक बाद आती नहीं। तो इस पर भी दोनों दलों को सोचना चाहिए, खासतौर से पार्टियां जो ईवीएम पर सवाल उठाती हैं। निश्चित तौर पर मनोज जी सोचना चाहिए कि इस तरह के आरोप लगाने से आप क्या मतलब लोगों को संदेश देना चाह रहे हो मतदाताओं को। दरअसल ये जीतने का एक तरीका से उन्होंने अपना लिया है कि इससे हो सकता है जो उनके मतदाता हों जो घर में बैठे हों वो आ जाएं, कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान उनके फेवर में हो जाए, कि थोड़ा बहुत यदि कहीं छेड़छाड़ हो कुछ हो तो उनके फेवर में। हालांकि ऐसा कोई होता नहीं है, यदि होता तो आज तक ये लोकतांत्रिक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, जहाँ मतदान होता है इलेक्शन वो निष्पक्ष तरीके से होता है, जैसे पटेरिया जी ने बताया। आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया और आयोग ने चैलेंज किया, इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। हालांकि अमेरिका जैसे बड़े देश में वहाँ पे ट्रंप से लेकर बिडेन तक कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हो जाएगी, हम नतीजों को नहीं मानेंगे, तो उनको भी हमसे सबक लेना चाहिए। हम तो और अच्छे, जैसे आपने कहा कि राजीव गांधी जी के समय से कंप्यूटर क्रांति आई है, हम इस क्रांति का सदुपयोग कर रहे हैं आज की तारीख में। पहले जिस तरह से मतपत्र से होता था मतदान, तो जरूर हमने देखा कि बिहार में हम देखते थे, यूपी में देखते थे, मध्य प्रदेश के कई सारे मध्य प्रदेश में देखते थे, कई क्षेत्रों में सर्वाधिक तो ज़्यादा हम अपने पड़ोसी राज्यों में देखते थे। उत्तर प्रदेश में मर्डर हो जाते थे, बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी पूरा। अब आज की तारीख में आपको कहीं देखने को नहीं सुनने को मिलता है। पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग कराता, जब बड़े पैमाने पर चुनाव होते हैं, हमारे यहाँ तो अभी उपचुनाव हो रहे हैं, इसके बावजूद एक राज्य से दूसरे राज्यों में प्रशासन तंत्र जाता है, प्रशासन तंत्र वही रहता है। ऐसी किसी की विचारधारा भी किसी से मिलती होगी तब भी वो कुछ नहीं कर सकता आज की तारीख में। यदि करता होता तो जैसा आपने कहा सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं भी कोई गलती होती है तो जरा जरा सी बात आज की तारीख में मतदाताओं तक आ जाती है, मीडिया तक आ जाती है, तो ये भी बातें आ जाती हैं यदि कुछ गलत होता है। तो वही प्रशासन तंत्र है, ये सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडे हैं और इस कारण इस तरह के आरोप लगते हैं।
एक मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए। हालांकि चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि कोई गलत आरोप लगा रहा है तो उस पर बाद में कार्रवाई करे, जिससे इस तरह की प्रवृत्ति रुके। लेकिन चुनाव आयोग का क्या है कि अब चुनाव कराने के बाद वो परिदृश्य ही गायब हो जाता है। जो भी शिकायतें आ रही हैं, कुछ गंभीर शिकायतों को छोड़कर चुनाव आयोग बाकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। उसे आपराधिक मामला दर्ज करने का भी वो है, लेकिन जब आपराधिक मामला दर्ज करा लेगा चुनाव के समय, आचार संहिता के समय, इसके बाद से चुनाव आयोग का कोई भूमिका नहीं रहती है उसमें, कि उसमें क्लीन चिट दे देती हैं सरकारें, जिसकी सरकार आ जाती है उन पर। तो चुनाव आयोग ऐसे मामलों में बाद में तक नजर रखें, ऐसी कोई व्यवस्था हमारे यहाँ है नहीं है। इस कारण लेकिन ये व्यवस्था भी तो इन्हीं राजनीतिक दलों को बनानी है। अब निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों को बनानी है, और चुनाव आयोग ने, पुराने चुनाव आयुक्त जितने भी रहे हैं, उन्होंने जितनी भी सिफारिशें की जाती हैं उसमें सब में यही कहा जाता है राजनीतिक दलों की तरफ से कि सब एक राय नहीं बन पा रहे, क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं। ये हाल राजनीतिक दलों का है, तो वो नहीं चाहते हैं कि चुनाव आयोग को और ज़्यादा शक्तियाँ मिलें उस पर कार्रवाई करने की, ताकि वो इस तरह से आरोप ना लगाएं और इस तरह से बयान ना दें। क्योंकि चुनाव आयोग के पास अभी भी आपको अयोग्य करने की मतलब वो नहीं है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो जब तक गंभीर मामला हो। जो भी शिकायतें निंदा और लगाने का वो है कि निंदा दे दिया आपको, आपकी घटना की वो कह दी कि आपने गलत कहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव प्रचार पर आप रोक लगाते हो। इससे ज़्यादा कोई कठिन अभी तक वो सख्त फैसले नहीं ले पाता चुनाव। आपराधिक मामलों में जरूर अपराध दर्ज करने का कहता है, तो जैसे मैंने कहा आपसे कि बाद में उसकी भूमिका नहीं रहती है। तो चुनाव आयोग इस तरह से बिना दंत विहीन शेर की तरह है, उसको और शक्तियां दी जाएंगी तो निश्चित तौर पर इस सब पर अंकुश लगेगा। बिल्कुल। चलिए, अब धमकी के इस दौर में मैं तो आपसे निवेदन ही करूंगा कि समय और इजाज़त नहीं दे रहा, तो मुझे आपसे विदा लेना पड़ेगी। लेकिन निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि जैसा प्रभु जी ने भी कहा कि जब आपके पास संगठन है, आप छोटी छोटी चीज़ों पर सरकार के पास चले जाते हैं, तो ऐसे में इन संगठनों को सोचना होगा कि वो चुनाव आयोग तक अपनी बात रखें कि उन पर क्यों बार बार उंगलियां उठाई जाती है। क्योंकि रहा बात ईवीएम की, तो ईवीएम तो खुद बोल नहीं सकती है कि मुझ पर आप लांछन क्यों लगा रहे हैं, लेकिन अफसर तो कम से कम अपनी बात प्रशासन के सामने रख सकते हैं, चुनाव आयोग के सामने। और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को और शक्तियाँ मिलना चाहिए, लेकिन शक्ति देंगे वही राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ते हैं, जो सरकारें बनाते हैं केंद्र में। लेकिन जब वो पावर में आते हैं, जब वो विपक्ष में रहते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही वो सरकार में आते हैं, पावर में आते हैं, तो वो इस कोशिश में होते हैं कि चुनाव आयोग को बिना नाखून बिना दांत का शेर बना रहने दें। तो दोनों दलों को सोचना चाहिए, और सारे राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि हम इस देश के प्रजातंत्र को किस ओर ले जाना चाहते हैं। सत्ता के फाइनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।